नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है और संयोग है कि आज ही मदर्स डे भी है। जैसा हम सब जानते हैं कि बच्चे को इस दुनिया में लाने वाली माँ होती है, माँ ही उसे जीवन देती है। और मुनव्वर राना का एक शेर बड़ा खूबसूरत है, वो ये कहते हैं कि ज़रा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। जो माँ इस बच्चे को इस दुनिया में लाती है, उस बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हमेशा सभी कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, जीवन में आगे बढ़े। लेकिन अगर उस बच्चे को कोई स्वास्थ्य समस्या या कोई विकार हो जाता है तो ये भी देखा गया है कि अक्सर इसका दोष माँ को ही अधिकतर दिया जाता है। थैलेसीमिया एक ऐसा ही रक्त विकार है और जिसके बारे में जानकारी अभी भी इतनी कम है कि अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो हमें बहुत निराश करते हैं, क्योंकि हर वर्ष 10 से 15 हज़ार ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं थैलेसीमिया से ग्रस्त जिन्हें रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। जी हाँ, थैलेसीमिया के आंकड़ों की बात करें तो वो ये भी बताते हैं कि इस समय भारत की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1.5 लाख थैलेसीमिया मेजर के रोगी हैं और फिलहाल अगर भारत देश की बात की जाए तो 5 करोड़ थैलेसीमिया कैरियर भी मौजूद हैं, जिससे थैलेसीमिया मेजर रोग हो सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये जो रोग है इससे बचाव किया जा सकता है। उसके लिए क्या किया जाए ये हम विशेषज्ञों से ज़रूर जानेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक बार अगर ये पता चल जाए कि किसी को थैलेसीमिया है और रक्त चढ़ाने की आवश्यकता है, अगर हम कॉस्ट यानी लागत की बात करें इलाज पर, तो सरकारी अस्पतालों में और व्यवस्था में अगर इलाज कराते हैं तो सालाना जो लागत है वो 50,000 से 2 लाख रुपए की है। आप अंदाज़ा लगाइए। और पूरा परिवार किस तरह से अव्यवस्थित हो जाता है। और उसके बाद और भी कई समस्या होती हैं जिन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और जागरूकता बढ़ाने की भी ज़रूरत है। थैलेसीमिया मेजर बच्चे को तकरीबन हर 2 से 4 हफ्ते में रक्त चढ़वाने यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। क्या किया जा सकता है, कैसे इससे बचाव किया जाए, ये तमाम बातें जानने की हैं। उससे पहले ये समझते हैं कि दरअसल थैलेसीमिया रोग क्या होता है और क्यों उत्पन्न होता है। थैलेसीमिया एक जन्मजात रक्त विकार है जो माता पिता से बच्चे में आता है। थैलेसीमिया में व्यक्ति के शरीर में उपस्थित लाल रक्त कण अपनी सामान्य आयु 120 दिन की जगह 15 या 20 दिन में ही नष्ट हो जाते हैं, जिससे लाल रक्त कणों की संख्या कम हो जाती है। शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिसका परिणाम एनीमिया के रूप में सामने आता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने वाला जोड़ा या जीन्स होते हैं। शिशु को हर प्रकार के जीन्स का एक भाग माँ से और एक पिता से मिलता है। यदि बच्चे को दोनों जीन्स ठीक मिलते हैं तो बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होता है। यदि उसे जीन्स के जोड़े का एक हिस्सा ठीक और एक हिस्सा खराब मिलता है तो वो थैलेसीमिया कैरियर लेकिन स्वस्थ होता है। पर यदि उसे दोनों जीन्स खराब मिले तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर रोग से ग्रस्त होता है। थैलेसीमिया मेजर के शरीर में हीमोग्लोबिन पूरा नहीं बन पाता, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और जीवन भर नियमित रूप से हर तीसरे चौथे सप्ताह खून चढ़वाने यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए यदि आप अपने बच्चे को थैलेसीमिया रोग से बचाना चाहते हैं तो विवाह या गर्भधारण से पूर्व HbA2 यानी थैलेसीमिया की जांच करवाएं और जानें कि कहीं आप थैलेसीमिया माइनर तो नहीं। टोटल हेल्थ, DD न्यूज। कभी कभी ज़िंदगी के प्रति हमारा रवैया हमें सोच में डालने पर मजबूर करता है। मोबाइल का लेटेस्ट मॉडल कौन सा है, नई ऐप कौन सी है, इसके बारे में हमें बड़ी खबर रहती है, लेकिन अपनी सेहत के प्रति हम लापरवाह रहते हैं। तो आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे और मदर्स डे पर थैलेसीमिया को लेकर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करते हैं विशेषज्ञों के साथ। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, प्रोफेसर गायनेकोलॉजी and fetal medicine expert from Maulana Azad Medical College and Loknayak Hospital. Namaskar. Dr. Jagdish Chandra, he is senior pediatrician and director, Lady Hardinge Medical College. Dr. Renu Saxena,
Head Hematology, All India Institute of Medical Sciences. नमस्कार. And Dr. J.S. Arora, General Secretary, National Thalassemia Welfare Society. आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में. तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले डॉक्टर रेणु सक्सेना, आप ही से हम ये समझने की कोशिश करें कि ये तो हमने रिपोर्ट में भी देखा कि थैलेसीमिया एक रक्त विकार है, लेकिन दरअसल इसमें होता क्या है? ये जैसे कि अभी बोला, ये अनुवांशिक रक्त विकार है और इसमें यानी माता पिता से आएगा? माता और पिता दोनों से आता है. अच्छा. आधा कण माता से आता है, आधा पिता से आता है. और जब बच्चे में थैलेसीमिया मेजर हो जाता है तो वो उसमें सबसे ज़्यादा रक्त बनने की कमी हो जाती है, क्योंकि एक जीन का डिफेक्ट है और उस जीन के डिफेक्ट से हीमोग्लोबिन नहीं बनता, उसकी वजह से कमी हो जाती है. अब कमी हो जाती है तो इसके जो सिम्टम्स जिससे वो प्रेजेंट करता है, बहुत छोटेपन से उसका हीमोग्लोबिन कम रहता है और उसको बार बार खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है. नॉर्मली तो बच्चे को खून नहीं चढ़ाना पड़ता, लेकिन इसमें बार बार कम होता है तो उसको खून चढ़ाना पड़ता है. धीरे धीरे उसकी लिवर और स्प्लीन, तिल्ली भी बढ़ जाती है और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके और लक्षण आते जाते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है, क्योंकि बार बार इसको खून चढ़ाना पड़ता है. जी डॉक्टर जगदीश चंद्रा, अगर इसके प्रेजेंटेशन की बात करें, क्योंकि थैलेसीमिया कैरियर है अगर कोई, तब तो उसके अंदर लक्षण नहीं आएंगे. लक्षण होंगे जब बच्चे को थैलेसीमिया मेजर रोग हो जाएगा. तो जो थैलेसीमिया कैरियर हैं, क्या उनके लिए ये जानना, क्योंकि कोई भी जब तक समस्या नहीं होती जनरली डॉक्टर के पास नहीं जाता कि हम टेस्टिंग कराएं और अपना स्टेटस जानें, वहाँ पर कहीं चूक रहती है? थैलेसीमिया के लक्षण लगभग 6 महीने की उम्र के बाद आना शुरू होते हैं. बहुत कम रोगी ऐसे होते हैं जो 3 से 6 महीने के बीच में भी जिनमें लक्षण आ जाते हैं. तो 6 महीने के बाद जब लक्षण आते हैं, सबसे पहले जैसे अभी बताया कि उसमें खून की कमी होती है, बच्चा पीला दिखने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, ग्रोथ ठीक नहीं होती है. तो इस समय बच्चे की जांच करके ये पता किया जा सकता है कि इसको थैलेसीमिया है या अनीमिया का कोई और कारण है. जी, ये तो बहुत बाद की बात हुई डॉक्टर संगीता कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर रोग हो गया. उससे थोड़ा पहले चलें, जब शादी होती है किसी की भी, या फिर फीमेल्स जो हैं वो कंसीव करती हैं, वहाँ पर क्योंकि बचाव की बात आ रही है, इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो क्यों नहीं प्रिवेंट हो पाता? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा. मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो कैरियर्स होते हैं, पहली बात वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह होते हैं, पता ही नहीं चलता कि उनको कोई डिजीज़ भी है. परंतु अगर दोनों हस्बैंड वाइफ कैरियर हैं तो वो ऐसे 25% अपनी बच्चों में ये डिज़ीज़ को पास ऑन कर सकते हैं. जैसे कि अभी डॉक्टर रेणु ने बताया कि एक अंक माँ से आना है और एक अंक पिता से आना है. तो कैरियर स्टेटस जानना बहुत बहुत अनिवार्य है. या तो ये हम प्रेगनेंसी होने से पहले, जैसे कि हम कहते हैं कि मैरिज की उम्र में जब आते हैं तब कैरियर स्टेटस कराएं, या जो लोग उस टाइम नहीं कराते, कम से कम मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी सभी डॉक्टरों से, पर्टिकुलरली हमारे गायनेकोलॉजिस्ट से जो कि प्रेग्नेंट मदर्स को देखते हैं, कि जैसे ही मदर प्रेग्नेंट होती है थैलेसीमिया के कैरियर स्टेट के लिए उनकी जरूर स्क्रीनिंग कराई जाए, जो कि बहुत सिंपल है. एक कंप्लीट ब्लड काउंट कराया जाए, ना कि सिर्फ हीमोग्लोबिन या हीमोग्राम. कंप्लीट ब्लड काउंट करा के सिर्फ हम 90 से ज़्यादा % कैरियर मदर्स को पकड़ सकते हैं. डॉक्टर जे.एस. अरोड़ा, आप वर्षों से इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, लोगों को जागरूक करने, और आप बहुत लोगों की मदद भी करते हैं जिन्हें थैलेसीमिया, उन परिवारों की भी. अगर हम परिदृश्य की बात करें, सिनेरियो को समझने की कोशिश करें, तो पहले, आज से 10 साल पहले और अब में क्या फ़र्क दिखता है? जहाँ तक बड़े शहरों का सवाल है, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, बड़े जितने मेट्रोज हैं, वहाँ पर तो इसको बहुत फ़र्क पड़ता है. वहाँ पर तो ये है कि पहले से अवेयरनेस बढ़ी है और नए बच्चे भी थैलेसीमिया कम पैदा हो रहे हैं. कम से कम दिल्ली की बात तो हम कर ही सकते हैं. और ट्रीटमेंट के हिसाब से भी अब पिछले सालों से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है. लेकिन फिर भी ये जो इम्प्रूवमेंट है ये सिर्फ बड़े शहरों में. भारत जो है, एक इंडिया और भारत का जो असर है वो हमें थैलेसीमिया में देखने को मिलता है. जहाँ तक इंडिया की बात करते हैं तो वो ठीक है, पहले से इम्प्रूवमेंट है. जब भारत की बात करते हैं तो वहाँ भी बुरा हाल है. तो कुछ जो स्टेट्स है, जैसे दिल्ली है, बताया है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहाँ स्टेट्स के ऊपर जो सरकारें हैं उन्होंने कुछ दवाइयाँ फ्री देनी शुरू की. अभी लेटेस्ट मुझे कल की न्यूज़ मिली है, मध्य प्रदेश में भी ये दवाई फ्री मिलनी शुरू हो गई है. तो इस तरह से जहाँ दवाई फ्री मिलती है सरकार की तरफ से, वहाँ इन बच्चों में पहले से जो है कॉम्प्लिकेशन कम है, ग्रोथ बहुत अच्छी है. और अब हमारे पास ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं जो कि अच्छी हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनके अच्छे हायर जॉब्स के अंदर हैं, शादियाँ हो रही हैं, उनके नॉर्मल बच्चे हैं. तो ये सब कुछ संभव है.
तो हम इसके लिए दोनों बातों से कहना है, एक तो पेशेंट से कहना चाहते हैं कि जो पेशेंट को थैलेसीमिया हो गया, एक तो उसका अपना मन नहीं तोड़ना चाहिए, वो ट्रीटमेंट पूरा ले तो ट्रीटमेंट से उसको पूरी ग्रोथ हो सकती है। और दूसरा हम चाहते हैं कि सरकार भी साथ दे, क्योंकि कोई भी फैमिली इतना ना तो ब्लड अफोर्ड कर सकती है ना इतना ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकती है। तो हम सरकार से ये आशा रखते हैं कि वो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी आगे आए और उसको रेगुलर मेडिसिन मिलनी चाहिए। एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक गाइडलाइंस बनाई है थैलेसीमिया के ऊपर, तो लेकिन वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि सरकार को उस जो गाइडलाइंस बनाई है उसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये बच्चे भी एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। जी, ये तो बात हुई प्रयास की जो हो रहे हैं और किए जाने चाहिए। डॉक्टर रेणु सक्सेना, अगर इटियोलॉजी की बात की जाए कि किस तरह के डिफेक्ट या किस तरह की खराबी आती है तो थैलेसीमिया रोग होता है और कितनी प्रकार का ये हो सकता है? जो मेन खराबी होती है वो इसमें जीन का डिफेक्ट होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि हीमोग्लोबिन जो है उसकी जो जीन्स होती हैं, ग्लोबिन जीन्स बोलते हैं, वो दो प्रकार की होती हैं, एक अल्फा और एक बीटा। और कमी इनमें से किसी में भी हो सकती है। जब बीटा में कमी होती है तो उसको हम बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं, और जो हम लोग सब बात कर रहे हैं बीटा थैलेसीमिया की ही भी बात कर रहे हैं। एक और तरह का होता है, वो होता है अल्फा थैलेसीमिया। वो इसलिए अभी बात नहीं की जाती क्योंकि वो इतना सिवियर नहीं होता जैसे कि बीटा थैलेसीमिया होता है, और इंडिया में होते दोनों प्रकार के हैं। ये एक किस्म की क्लासिफिकेशन है। एक और किस्म की क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, अक्सर सुना होगा, थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया इंटरमीडिया, 3 चीजें होती हैं। तो थैलेसीमिया मेजर वो होता है, जनरली ये बीटा थैलेसीमिया होता है जिसमें बार बार खून की जरूरत पड़ती है, जैसे अभी डॉक्टर चंद्रा ने बताया। थैलेसीमिया माइनर होता है जिसका, जैसे अभी डॉक्टर संगीता बात कर रही थी, कि वो थैलेसीमिया हेट्रोजाइगस होता है जिसमें कैरियर्स होते हैं। थैलेसीमिया इंटरमीडिया भी एक तरह का होता है, उसमें बचपन से खून की जरूरत नहीं होती, वो कुछ भी हो सकता है। वो दोनों बीटा थैलेसीमिया हो सकता है, होमोजाइगस हो सकता है, हेट्रोजाइगस हो सकता है, या अल्फा और बीटा कंबाइंड हो सकता है। फर्क ये होता है उसमें खून का जो चढ़ना होता है वो बहुत अर्ली एज पे शुरू नहीं होता, 9-10 साल की उम्र पे शुरू हो जाता है, और शायद एक खून चढ़ा और फिर बच्चा ठीक रहा। तो वो ये 3 किस्म के थैलेसीमिया क्लिनिकली होते हैं। ये जो आप इंटरमीडिया की स्थिति बता रही हैं, ये भी माइनर की तरह ही होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन अगर इनकी कैरियर से शादी हुई तो वो थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा हो सकता है? नहीं, ये कैरियर्स की तरह स्वस्थ नहीं होते। इनका सिवियरिटी मेजर से कम होता है मगर कैरियर से ज्यादा होता है, तो इंटरमीडिया बोलते हैं, दोनों के बीच का रहता है। तो इनका हीमोग्लोबिन 7-8 के करीब रहता है। खून का रिक्वायरमेंट 2 साल में 3 साल में एक बार हो जाता है, पहला रिक्वायरमेंट 8 साल की उम्र पे हो गया, पर ग्रोथ में इनके फर्क आ जाता है, तो नॉर्मल नहीं रहता ये। जी डॉक्टर संगीता, आपने कार्यक्रम के शुरू में एक बात कही कि अवेयरनेस, स्टेटस पता होना चाहिए, खासकर आपने जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे भी अपील की। एक बात हम ये समझना चाहेंगे, जैसे भी मेजर की बात हो रही, तो मेजर को तो खून चढ़ाने की ज़रूरत होगी, लेकिन जो सिर्फ कैरियर है या माइनर है जिनको खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ज़्यादातर लोगों को तो स्टेटस मालूम ही नहीं होता थैलेसीमिया का। शायद हम जो पैनल चर्चा कर रहे हैं, हमें से कितने लोगों को पता होगा अपना स्टेटस? यही मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए, ये जो हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है या हीमोग्राम होता है, ये प्रेगनेंसी में एक रूटीन जांच होती है, जैसे ब्लड ग्रुप हीमोग्लोबिन। तो अगर हम सिर्फ हीमोग्लोबिन या हीमोग्राम की जगह कंप्लीट ब्लड काउंट कराएं तो ही हम 90% कैरियर्स पिक कर सकते हैं। उसमें कुछ अंश होते हैं जो देखे जाते हैं और उससे हमें पता चलता है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि ये रूटीन में कराया भी जा रहा है बट ध्यान ही नहीं देता डॉक्टर कि ये 3 चीज़ें भी मैं साथ में देख लूँ। तो इसीलिए मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कंप्लीट ब्लड काउंट कराएं और उसमें ध्यान से देखें कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कितना है। इसी से हमें काफ़ी कुछ पता चल जाएगा, और ये मेरे ख्याल से गाइडलाइंस अगर आने वाली हैं तो शायद उसमें भी ज़रूर इसका इंक्लूजन होगा कि इस तरह की एक पॉलिसी आनी चाहिए। जी, और जो लोग किसी भी बात के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीसी करवाते हैं, उन्हें ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि उस रिपोर्ट में उनका थैलेसीमिया स्टेटस क्या है। फिलहाल पंकज कुमार जी हैं झारखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर। पंकज जी, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। जी हेलो जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार पंकज जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं पंकज है, रांची से बोल रहा हूँ। मेरी बेटी है, थैलेसीमिया है जी। वो 6 साल 3 माह की है अभी, और मैं बोन मैरो कराने के लिए सोच रहा हूँ, और डॉक्टर जे.एस. अरोड़ा सर के संपर्क में भी रहा हूँ मैं। जी।
तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन में उसमें क्या चांसेज हैं, जी डॉक्टर रेणु उसमें क्या रिस्क होता है और क्या सावधानी बरतनी चाहिए पेशेंट्स को? जी हमारे विशेषज्ञ आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर दे रहे हैं। पंकज जी आप फोन लाइन पर बने रहिए। डॉक्टर रेणु सक्सेना क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उनका HLA कितना है, जो HLA कौन सी टाइप का है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुल या मैक्सिमम सक्सेसफुल तब होता है जब HLA मैच 100% होता है, और जनरली ये HLA मैच 100% या तो भाई बहन में या कजन्स में ही मिल जाता है। रजिस्ट्री भी होती है पर ज़्यादातर सिबलिंग में ही 100% मैच की चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट करके डोनर लाना पड़ता है। डोनर मतलब जो जना अपना बोन मैरो देगा उस बच्चे को। अगर ये मिल जाता है तो थैलेसीमिया में बहुत अच्छा क्योर का चांस है। जी डॉक्टर अरोड़ा भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? इसमें ये इन्होंने एक चीज़ अच्छी बताई कि इनका बच्चा भी छोटा 6 साल का है, तो ये छोटी एज में 5 साल 6 साल 7 साल तक अगर उस बच्चे को टाइम पे ब्लड दिया गया हो और टाइम पे लोहा निकालने की दवाई दी गई हो तो रिजल्ट 90% तक सक्सेस रेट है, और सिर्फ 5% उसको हम रिजेक्शन कहते हैं। तो उनको अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना है तो जल्द से जल्द अपना HLA मैच करा लें। अगर उनके पास डोनर अवेलेबल है, जितनी जल्दी कराएंगे उतना अच्छा सक्सेस रेट है और उसकी कॉस्ट भी उतनी कम होगी। जी और हमारे पास डॉक्टर हुसैन का भी ईमेल आया था और वो यही जानना चाह रहे थे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। वो कलकत्ता में जानना चाह रहे थे कि कोलकाता में क्या ये संभव है, हो सकता है, और फिर उन्होंने एम्स के बारे में भी पूछा। अब एक बात जो महत्वपूर्ण आ जाती है, चूँकि बात बोन मैरो और इलाज की अब बात शुरू हो गई है, डॉक्टर चंद्रा हम आपसे ही समझने की कोशिश करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की यानी रक्त चढ़ाने की ज़रूरत होती है इन सभी को, लेकिन वो इलाज तो नहीं है। इलाज क्या होता है? अगर हम बात करें जो बात ड्रग्स की हो रही थी और इस बार का जो थीम भी है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे की कि एक्सेस टू सेफ ड्रग्स और सभी को मिले, तो ये क्या है, ये ड्रग्स क्या है? अगर हम ये कहें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसका इलाज नहीं है, इलाज है, मैनेजमेंट नहीं होगा, मैनेजमेंट है। एक्चुअली जड़ से खत्म करने के लिए तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही आवश्यक है, जिसकी हम चर्चा कुछ कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह हम डायबिटीज़ में होता है दवाइयाँ देते हैं और ब्लड शुगर को नॉर्मल रखते हैं, वो मैनेजमेंट होता है। उसी तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन और एक सर्टेन लिमिट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में हमें वो आयरन निकालने की दवाइयाँ देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट। तो 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई जी, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा और उसके साथ आयरन निकालने की दवा, क्योंकि आयरन हर ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट के साथ में लगभग 250 मिलीग्राम आयरन शरीर के अंदर जाता है। और इन बच्चों में चूँकि अपना खून ही बहुत जल्दी जल्दी टूटता है तो उसकी वजह से इनको आयरन की कमी नहीं होती है। ये जो 250 मिलीग्राम आयरन एक्स्ट्रा गया एक यूनिट के साथ में, छोटा बच्चा होगा तो कम जाएगा, लेकिन ये एक स्टेज पे इतना ज़्यादा जमा हो जाता है कि शरीर के कई अंगों को प्रभावित करके उनके फंक्शंस को खराब करता है। इलाज के बारे में कुछ और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर संगीता, एक और महत्वपूर्ण बात आ जाती है, वो ये कि एक बच्चे को थैलेसीमिया है, अब इसके बाद माँ बाप को नहीं पता चला या अभी पहले बच्चे का डिटेक्ट ही नहीं हुआ, क्या ये भी संभव है कि घर में 2 बच्चों को थैलेसीमिया हो जाए और आगे न हो, उसके लिए फिर क्या कदम उठाने होंगे? देखिए, अगर किसी बच्चे को थैलेसीमिया हो जाता है तो अगर माँ बाप को नहीं पता चलता है तो कम से कम वो अगली प्रेगनेंसी में तुरंत हमारे पास आए, तुरंत आए, वेट ना करें कि बच्चा 2 महीने का हो, 3 महीने को। जैसे ही मदर को पीरियड्स मिस होते हैं उसको तुरंत आना चाहिए, जिससे कि हम 10 से 12 हफ्ते में जांच करके माँ को बता सके कि इस बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है या नहीं है। एक बात ये पता चलाया जा सकता है, बिल्कुल चलाया जा सकता है। दूसरी बात, मैंने 10 से 12 हफ्ते इसलिए कहा क्योंकि 10 से पहले जो हम टेस्ट करते हैं जिसको कि हम CVS कहते हैं, वो प्रेगनेंसी में वो टेस्ट करना सेफ नहीं होता, उससे बच्चे को और असर हो सकते हैं। तीसरी बात ये, इस टेस्ट से ये बताने के लिए कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है, हमें कुछ जीन टेस्टिंग करनी होती है, जो बच्चा इफेक्टेड अगर वो जिंदा है उसमें और माँ बाप में भी। जब तक हम वो जीन, एबनॉर्मल जीन या जिसको हम डिफेक्टिव जीन कहते हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम माँ का टेस्ट करके उसको कुछ नहीं बता सकते। तो इसलिए बहुत एसेंशियल है, और उसी के लिए या तो जैसे पेरेंट्स को पता चलता है कि इस बच्चे को थैलेसीमिया की तकलीफ है तभी ये टेस्टिंग कर दी जाए बच्चे में और पेरेंट्स में, या वो जब प्रेगनेंसी नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं उससे पहले करवाएं, या जैसे ही मदर प्रेग्नेंट होती है हमें थोड़ा सा समय दे, क्योंकि इसमें भी 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। डॉक्टर संगीता, मान लीजिए कि जो कपल है वो दोनों कैरियर्स हैं,
तो उस स्थिति में अगर पहले से पता चल जाए और प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो क्या कुछ किया जा सकता है कि ये जो इन्फेक्शन है, मतलब बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर ना हो या इसको प्रिवेंट किया जा सके? देखिए, एक तो तरीका यही है कि हम CVS का टेस्ट करके उनको बता दें कि आपके बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होगा या नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगी कि अगर टेस्ट के बाद हमें ये पता चलता है कि बच्चा थैलेसीमिया माइनर है तो उस पर पेरेंट्स को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा बिल्कुल आप दोनों माँ बाप की तरह ही नॉर्मल ज़िंदगी जिएगा। और थर्ड थिंग मैं ये कहना चाह रही थी कि एक और टेक्निक है आजकल जिसको कि हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस एंड IVF कहते हैं, जिसमें कि टेस्ट ट्यूब बेबी का जो सिस्टम होता है कि पेरेंट्स के गैमी पहले माँ का अंडा और आदमी का कीटाणु लिया जाता है और उसको बाहर ही एम्ब्रियो बना के उसमें से एक सेल लेके हम उसमें टेस्टिंग कर सकते हैं और फिर जो नॉर्मल एम्ब्रियोज हैं उन्हीं को मदर में ट्रांसफ़र किया जाता है। बट ये बड़ा एक्सपेंसिव है। इसका सिर्फ ये फ़ायदा है कि अगर इसमें कोई टर्मिनेशन नहीं, एबॉर्शन नहीं कराना पड़ता, आप उन्हीं बच्चों को अंदर डालते हैं जो बच्चे नॉर्मल होते हैं। जी, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं थैलेसीमिया के बारे में। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हिमाचल से राकेश जी हैं टेलीफोन लाइन पर। राकेश जी, आपका स्वागत, पूछें सवाल। हाँ सर, मैं हिमाचल के कांगड़ा से बोल रहा हूँ। अच्छा, बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे सन को माइनर है थैलेसीमिया माइनर। मेरा आई हैव ए स्पेसिफिक क्वेश्चन कि उसको जॉब वगैरह के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी और लाइफस्टाइल में इज देयर एनी प्रिकॉशन व्हिच शुड बी टेकन? ठीक है। उम्र कितनी है अभी बच्चे की? उम्र 14 ईयर्स है। जी, डॉक्टर JS अरोड़ा क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसा है कि थैलेसीमिया माइनर आर एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड हेल्दी। ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि उनको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती, उनको किसी तरह के इलाज की ज़रूरत नहीं होती और किसी भी तरीके के जॉब के लिए वो फिट होते हैं। लेकिन अभी तक जो हमारे ये थोड़े नॉर्म्स हैं वो एविएशन इंडस्ट्री में और डिफेंस में वो इनको नहीं लेते हैं। लेकिन हम इसके लिए अगेन सरकार से कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग इस तरह के, सिर्फ डिफेंस में हो सकता है हाई एल्टीट्यूड में दिक्कत हो, बट अदरवाइज जो है जो बाकी जॉब्स होती हैं वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और मैं इसके बारे में ये बताना भी चाहूँगा कि हमारे पास ऐसे बहुत से सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं डिफेंस के जो अभी पता लगा कि वो थैलेसीमिया माइनर है, लेकिन उन्होंने 40-40 साल जॉब की है, कोई इफेक्ट नहीं आया। हमारे पास एक ऐसा थैलेसीमिया मेजर पेशेंट भी है जो UK के अंदर, जो कि वहाँ पर पायलट है, कमर्शियल पायलट है। जब UK के अंदर वो कमर्शियल पायलट हो सकता है तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो इसके लिए हम सरकार से जरूर अनुरोध करेंगे कि ये जो एविएशन और डिफेंस में इसको मना किया जाता है वो एक रिस्ट्रिक्शन को हटाया जाए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। थैलेसीमिया से जुड़ी कुछ बातें हमने जानी हैं, बहुत सी बातें जानना बाकी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। ये अगर हैं तो रोशन जहां है, ये ज़मीनें हैं और आसमां हैं, है वजूद इनसे ही आदमी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। हमने रब को तो देखा नहीं पर नूर ये है खुदा का ज़मीं पर, एक एहसास है रोशनी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। इनसे इनकी अदाएं न छीनो, इनसे इनकी सदाएं न छीनो, हक इन्हें भी तो है जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। थैलेसीमिया के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अरोड़ा, एक जो बात आ रही थी कि थैलेसीमिया माइनर और इंटरमीडिया का फ़र्क, हमारे एक कॉलर ने अभी सवाल किया कि क्या माइनर को किसी प्रोफेशन को लेकर लिमिटेशन होती है, इंटरमीडिया की अगर बात करें तो क्या उसमें हो सकती है लिमिटेशन? हाँ, इंटरमीडिया में हम कहते हैं वहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि उनके केस में ये होता है कि 7-8 साल तक, ये डिपेंडिंग 3 years टू, हमने 22 साल 20 साल तक भी देखे इंटरमीडिएट डायग्नोस होते हुए, तो उनमें लेट जरूरत पड़ती है ब्लड चढ़ाने की, या तब जरूरत पड़ती है जब कोई लंबा इन्फेक्शन हो जाए, या कभी जैसे प्यूबर्टी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उस टाइम पे उनको ब्लड की आवश्यकता पड़ सकती है।
और काफ़ी इंटरमीडिया ऐसे हैं वो मेडिसिन के ऊपर उनको मैनेज किया जा सकता है। एक जो आपने शुरू में प्रश्न किया था कि अगर इंटरमीडिया और थैलेसीमिया माइनर की शादी हो जाए तो, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं सिर्फ माइनर की शादी तो हो ही जाती है, मतलब इंटरमीडिएट और माइनर की शादी भी हो सकती है। वो एक ऐसे ही है जैसे एक मेजर और माइनर की शादी होना, यानी कि उनके केस में जो है जो बच्चा 50% चांस होगा वो थैलेसीमिया मेजर होने का होगा एंड 50% कैरियर, तो वहाँ एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत है। जी डॉक्टर संगीता, आपसे यहीं पर पूछ लें, क्योंकि अब चर्चा में ये बात आई कि जो थैलेसीमिया मेजर है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज़ हो रही है और क्वालिटी ऑफ लाइफ की, तो जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर उनकी फैमिली ऑफ लाइफ कैसी होगी। तो प्रेगनेंसी की बात करें या फैमिली लाइफ की बात करें, थैलेसीमिया मेजर में क्या प्रिकॉशंस होंगे और क्या वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएंगे? जैसे कि डॉक्टर अरुण ने बताया कि अब काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जो कि खुद ही थैलेसीमिया मेजर से डिटेक्टेड हैं, तो ऐसी लेडीज़ भी अब प्रेग्नेंट होके आ रही हैं। जो इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं, पहली प्रॉब्लम तो कई बार कंसीव करने की आती है, क्योंकि आयरन ओवरलोड जो प्यूबर्टी पे इफ़ेक्ट करता है इनमें, एक हमारे दिमाग में ग्लैंड होती है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, और ये बच्चे के डेवलपमेंट और सेक्स डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो कई बार इन लेडीज़ को हमें दवाई देनी पड़ती है एग बनाने की, और उसी से वो थोड़ी हेल्प से कंसीव करती हैं, फर्स्ट। और सेकंड होता है कि जब ये प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी से पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है, प्रेग्नेंट होने से पहले देखना ज़रूरी है कि एक तो इनका आयरन ओवरलोड स्टेटस क्या है, वो करेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आयरन ओवरलोड की लेडीज़ होती हैं उनको या तो कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, या उनको डायबिटीज़ हो सकती है, या उनको थायराइड हो सकती है। 3 मेजर चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी में आ सकती हैं। तो प्रेग्नेंट होने से पहले ही इन लोगों को बहुत ज़रूरी है कि अपना आयरन ओवरलोड स्टेटस असेस कराएं, स्पेशलिस्ट के पास जाएं, और 3 महीने पहले कम से कम ये जो चिलेटिंग एजेंट्स हैं ये भी हमें बंद कर देने चाहिए, क्योंकि इनकी सेफ्टी प्रेगनेंसी में अभी इस्टेब्लिश नहीं है। पहले 3 महीने में तो चिलेटिंग एजेंट देने का कोई मतलब ही नहीं है बिल्कुल, और उसके बाद भी हम 20 हफ्ते के बाद सिर्फ डेस्फेरोक्सिमीन देते हैं, और दोनों दवाइयाँ बिल्कुल नहीं देते, जो कि 3 एजेंट्स यूज़ होते हैं। और जहाँ तक कि प्रेगनेंसी की बात आई, मैंने आपको बताई दिया कि पहले 3 महीने में कोई चिलेशन नहीं है। पेशेंट को एक बड़े हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए जहां थैलेसीमिया की सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हों। ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए हो सकता है, उसका कार्डियोलॉजिस्ट के साथ कंसल्टेशन, हिमेटोलॉजिस्ट के साथ कंसल्टेशन, डायबिटीज़ और थायराइड के लिए उसका ध्यान रखना, प्लस बच्चे का भी खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इन बच्चों में जो बच्चों की डेवलपमेंट होती है वो थोड़ी कम हो सकती है, जिसको कि हम ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। बच्चे कमज़ोर हो सकते हैं माँ के प्रेगनेंसी के और ऐसे बच्चों को क्या ध्यान रखना है, ये डॉक्टर जगदीश चंद्रा से हम जानेंगे। उससे पहले गुरजीत जी हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। गुरजीत जी, स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा बेटा 2.5 years ओल्ड का है, एंड बेसिकली चिलेशंस के लिए हम उसे डेसीडॉक्स दे रहे हैं, पर जब भी हम इसकी चिलेशन शुरू करते हैं तो इसके LFT जो होते हैं काफी रेज्ड आ जाते हैं, उसके लिए हमें डेसीडॉक्स बंद करनी पड़ जाती है। तो फ्रॉम लास्ट ईयर वी प्लस माइनस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, फिर स्टॉप करनी पड़ रही है। तो ऐसे केस में वी आर आल्सो लुकिंग फॉर बोन मैरो बेसिकली इन फ्यूचर। पर अगर चिलेशंस अच्छी तरह नहीं होंगे, ये लिवर डिटोरेट होता जाएगा, तो इट वुड बी प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। सो वी आई जस्ट वांट help from the doctor sitting here that what we should do in future about it. जी डॉक्टर अरोड़ा, ऐसा है इनका जो LFT कहते हैं थोड़ा सा बड़ा हुआ है। कुछ केसेस के अंदर जो दवाई बता रहे हैं उससे ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी इनका बच्चा बहुत छोटा है, 1.5 साल का है। मेरे ख्याल इतना आयरन बड़ा भी नहीं होगा कि इतनी आवश्यकता होगी। तो एक तो कुछ देर के स्टॉप भी कर सकते हैं, दूसरा इसके अलावा हमारे पास 2 मेडिसिन और अवेलेबल है, तो वी कैन चेंज द मेडिसिन। और तीसरा उन्होंने बोला कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, तो ये बहुत एक आइडियल एज है। अगर HLA मैच डोनर अवेलेबल हो तो इनको ये अभी करा लेना चाहिए। डॉक्टर चंद्रा, क्या कहना चाहेंगे, क्या इनको करना चाहिए और कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा? क्योंकि अगेन बोन मैरो की अगर बात आती है तो उन्होंने कहा कि सारे पैरामीटर्स नॉर्मल तक आ जाने चाहिए। तो इसमें जैसा इनका कहना था कि बार बार वो दवाई देने से लिवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, तो एक तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या सिर्फ दवाई की वजह से ही लिवर के एंजाइम्स बढ़ रहे हैं या कोई लिवर का इन्फेक्शन है। तो एक स्पेशलिस्ट से जांच कराना ज़रूरी है। और कोई दूसरा ड्रग दे करके, बजाय डेसीडॉक्स के कोई दूसरा ड्रग दे करके आयरन को कम किया जा सकता है। और ये 2.5 साल की उम्र पे इतना ज़्यादा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो। कम मात्रा में दे रहे हो, डोज ठीक दे रहे हैं या नहीं, इसको भी देखना होगा। और या हम अल्टरनेटिव दवाइयाँ दे सकते हैं वो करने के लिए। अब ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए
ठीक है, आयरन चिलेशन अच्छा होना चाहिए, फेरिटिन लेवल्स ज़्यादा हाई नहीं होने चाहिए, और चिलेशन ठीक हो उसके लिए अगर ये डेसिरोक्स काम नहीं कर रहा है तो हम डिफेरिप्रोन या डेसिरोक्स दे सकते हैं। और हीमोग्लोबिन ठीक रखें, जिसको हम लोग कहते हैं कि 10 ग्राम से नीचे हीमोग्लोबिन नहीं जाना चाहिए, 10 के ऊपर इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि अगर ट्रांसप्लांटेशन का विचार है तो अपने ब्लड रिलेटिव्स का ब्लड लेकर के ट्रांसफ्यूज ना करवाएं जी, क्योंकि उससे ट्रांसप्लांट की जो सक्सेस है उसमें फ़र्क पड़ता है जी। अब ये मुश्किल सवाल हो जाता है कि क्या ट्रीटमेंट कराया जाए और उसकी कॉस्ट क्या है। हमारे दर्शक लगातार हमें ईमेल भेज रहे हैं। डॉक्टर रेणु सक्सेना, मैं चाहूँगा आप ये 2 दर्शक हैं हमारे, पूनम समानी चेन्नई से हैं, 22 वर्ष इनकी उम्र है, थैलेसीमिया मेजर हैं, ये 1.5 वर्ष की थी तब इनको पता चल गया था। ये जानना चाहती हैं कि क्या इसका कोई ट्रीटमेंट या क्योर है। और इंद्रजीत सिंह है, उन्होंने ये लिखा है कि क्या माइनर मेजर को ब्लड डोनेट कर सकता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल इनका ये है कि बोन मैरो और स्टेम सेल के जो ट्रीटमेंट हैं वो इतने महंगे क्यों हैं? बहुत अच्छे सवाल हैं और बहुत जेन्युइन सवाल हैं, अक्सर यही पूछा जाता है हमसे। सो जो फर्स्ट वाले हैं उन्होंने जो बोला है, पूनम समानी जो हाँ, 22 वर्ष की हैं, हाँ, वो जानना चाहती हैं ट्रीटमेंट या क्योर क्या है। ट्रीटमेंट या क्योर क्या है। उनको थैलेसीमिया माइनर, उनको थैलेसीमिया मेजर है 2.5 साल की उम्र से, 1.5 साल की उम्र, 1.5 साल की उम्र से। तो अब इस वक्त उन्होंने बहुत सारे ट्रांसफ्यूशन ले चुकी होंगी, तो इस समय उनका सबसे बेस्ट चीज़ यही रहेगी कि वो हीमोग्लोबिन अपना 10 के अबव मेंटेन रखें, तो वो एक नॉर्मल तरह से जी सकती हैं, पर वो क्योर नहीं है। मैम एक चीज़ आपको माफ़ कीजिए, बीच में रोक रहा हूँ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक तरीका है, लेकिन क्या कोई और तरीका है? आप सभी विद्वान जन बताइए कि क्या हीमोग्लोबिन इन लोगों में इस स्तर को खाने पीने से किसी चीज़ से बढ़ा के रखा जा सकता है? नहीं, खाने पीने से इतना ही फर्क पड़ सकता है कि हाँ, एक फोलिक एसिड ले लिया, क्योंकि बहुत सारा रेड सेल बन रहा होता है, तो फोलिक एसिड दे सकते हैं। लेकिन थैलेसीमिया मेजर लोगों को आयरन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे उनका आयरन और बढ़ जाता है। तो खाने में तो इतना ही बस हो सकता है, फोलिक एसिड ले सकते हैं, लेकिन उससे हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं आ सकता। तो उसको नॉर्मल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से ट्रांसफ्यूजन ही करना पड़ता है। जीन थेरेपी पे आजकल चर्चा चल रही है, और जीन थेरेपी आजकल ट्रायल बेसिस पे चल रही है, बीटा थैलेसीमिया में भी चल रही है। सिर्फ भारत में, दुनिया भर में? नहीं, दुनिया भर में चल रही है। भारत में अभी जस्ट शुरू होने का पूरा विचार है जीन थेरेपी का, लेकिन इसका अभी कहीं से सक्सेसफुल आया नहीं है। अभी एनिमल स्टडीज हैं, शुरू की ह्यूमन स्टडीज भी हैं, लेकिन अभी इसमें कोई सक्सेस नहीं हुई है। डॉक्टर अरोड़ा, एक बात बताइए, जहां हमने ये जान लिया कि थैलेसीमिया माइनर जो होता है वो नॉर्मल और हेल्दी होता है, जिसमें प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और मेजर को कुछ प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड हो सकती हैं। यहाँ पर जो सोसाइटी का नज़रिया है कि लोग इसे किस तरह से समझते हैं, एम्प्लॉयर्स इसे किस तरह से समझते हैं, क्योंकि एजुकेशन की बात है, अगर ख़ास तौर पर थैलेसीमिया मेजर की बात करें, और एम्प्लॉयमेंट की बात है, तो क्या थैलेसीमिया माइनर और मेजर में फ़र्क पता न होना सभी को एक ड्रॉबैक होता है किसी भी थैलेसीमिया माइनर के लिए? हाँ, ऐसा है कि अगर तो थैलेसीमिया मेजर का इलाज शुरू से सही ढंग से किया जाए, जैसे डॉक्टर सतीश ने बताया कि हीमोग्लोबिन 10 शुरू से कब कहना चाहेंगे कि 1.5-2 साल, जब से डायग्नोज हुआ है, जब से डायग्नोज हुआ है, अगर उस समय से ही उसका हीमोग्लोबिन 10 ग्राम रखा जाए, और उसका जो आयरन लेवल है उसको फेरेटिन से हम टेस्ट करते हैं, अगर 1000 से कम रखा जाए, आजकल तो हम 500 रखते हैं, अगर वो रखा जाए, और इसके लिए सबसे अच्छा है कि उनको टाइम पे उनके ब्लड टेस्टिंग वगैरह होती रहे। इसके लिए बल्कि हमने एक एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रैक योर हेल्थ के नाम से। उसमें क्या है कि जो पेशेंट्स हैं अपनी जो है रिपोर्ट्स अपलोड कर सकते हैं, स्कैन करके लोड कर सकते हैं, क्योंकि इतनी रिपोर्ट्स किसी भी डॉक्टर के लिए बार बार देखना जायज़ ईजी नहीं है। तो वो रिपोर्ट्स को हम उसमें अपलोड करके उसमें एक पूरा ग्राफिक सिस्टम बन जाता है, वो अगर हम देखते रहें और उसको सही ढंग से मेंटेन करें, तो उससे क्या होता है कि उसकी लाइफ जो है बिल्कुल ठीक रहेगी। ये तो हो गया मेजर के लिए। अब मेजर और माइनर में आपने बोला कि फर्क कोई आता है या नहीं आता क्वालिटी ऑफ लाइफ में। अगर तो मेजर का ट्रीटमेंट पूरा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन मैंने ये जानना चाहा कि जो लोगों का नजरिया है, क्योंकि लोगों सोसाइटी को नहीं पता है, उनको पता है थैलेसीमिया है, माइनर है या मेजर है, ये एक उसकी डिटेल्ड वर्जन हुआ। क्या एम्प्लॉयर्स की तरफ से थैलेसीमिया माइनर जो लोग होते हैं उनको दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उनको लगता है थैलेसीमिया माइनर है तो क्यों ना इसको भी कोई समस्या हो सकती है?
ऐसा है कि जो थैलेसीमिया माइनर है उसको तो ना तो एम्प्लॉयर को पता लगता है, जब तक आप डिस्क्लोज नहीं करते मालूम नहीं पड़ता। इसी तरह अगर मेजर का ट्रीटमेंट पूरा हो रखा है तो उसका भी पता नहीं लगता। हाँ, अगर पता लगता है तो सिर्फ हमारे को प्रॉब्लम वही आती है, आपको मैंने बोला कि एविएशन में या डिफेंस वाले में। बाकी जो जितनी आईटी है और जॉब्स हैं उसमें कोई भी माइनर में प्रॉब्लम नहीं आती जी। उसको नहीं बताना पड़ता। मेजर प्रॉब्लम्स आती है। मेजर अगर सपोज अगर पता लग जाए, चाहे वो वेल मेंटेन्ड भी हो, तो एम्प्लॉयर जो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जी। तो बहुत सारा इलाज मौजूद है जिससे थैलेसीमिया मेजर रोगी भी एक सामान्य जीवन जीने के लिए संभव उसके लिए हो सकता है। ये हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। गौरी शंकर जी है राजस्थान से फोन लाइन पर। गौरी शंकर साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा बेटा थैलेसीमिया मेजर है, वो 23 साल का है। क्या नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ जी सकेगा जी? या बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लूं मैं और वो सफल हो जाए, उसके बाद क्या सेक्सुअल रियल जी सकेगा वो ढंग से? जी, 23 वर्ष की उम्र है। डॉक्टर रेणु सक्सेना, बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रेफर तो यही करते हैं कि छोटी उम्र पे हो जाए, लेकिन फिर भी टेस्ट कर सकते हैं कुछ प्रिलिमिनरी। एक तो उसका HLA मैच देख सकते हैं और देख लेते हैं कि लिवर में फाइब्रोसिस कितनी है, वो भी एक चीज़ देखनी पड़ेगी। और क्योंकि काफ़ी सारे अभी तक ट्रांसफ्यूशंस मिल गए होंगे तो इनका पूरा एक जांच करा के देखने होंगे सारे पैरामीटर्स इनके मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तरीका क्योर का सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही है आज की तारीख में जी। और फैमिली लाइफ की बात कही इन्होंने, डॉक्टर संगीता क्या कहना चाहेंगी? नॉर्मल फैमिली लाइफ अभी हमने इतना डिस्कस किया, उसमें हमें फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपका जो पार्टनर है वो थैलेसीमिया माइनर है तो आपको वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मैंने बताया कि आपकी म्यूटेशन मार्किंग दोनों पार्टनर की, और जैसे ही आपके बेटे की वाइफ प्रेग्नेंट होती है तुरंत वो हमारे पास आए, जिससे कि हम 10 से 12 हफ्ते में टेस्ट करके बता पाएँ कि उनका जो आने वाला बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित तो नहीं है जी। तो एक बात जो स्पष्ट तौर पर निकल कर सामने आती है वो ये कि थैलेसीमिया होने पर कितनी तरह की जटिलताएं होती हैं, और इलाज को लेकर जो लोगों के मन में प्रश्न हैं उस पर भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इसको रोका जा सकता है, थैलेसीमिया ना हो इससे बचा जा सकता है। इस पर भी ज़रा सी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। थैलेसीमिया पर हो रही है चर्चा को आगे बढ़ाने उससे पहले समीर हिसार से हैं टेलीफोन लाइन पर। समीर जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। हेलो जी, समीर जी सवाल पूछिए। 14 साल का बच्चा है थैलेसीमिया मेजर। अच्छा, बोन मैरो मैच हो गया जर्मनी से, सॉरी, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है उसका स्टेज में? अच्छा, ठीक। और सर टेस्ट के चांस कितने होते हैं, और इस एज के और बच्चों के भी हुए हैं? डॉक्टर चंद्रा जी, इनका प्रश्न है कि क्या 16 साल की उम्र पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है जी, और क्या और बच्चों का ट्रांसप्लांट हुआ है? इसका हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं कि ट्रांसप्लांटेशन भारत में कई जगहों पर अब होने लगा है। दिल्ली में भी 4-5 जगह 4-5 अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। सभी के मन में माफ कीजिए एक सवाल जरूर आएगा कि उसका सक्सेस रेट क्या है? जी, सक्सेस रेट पर ही मैं चर्चा ला रहा था जी। तो जैसा शुरू में बताया था हमने कि अगर बच्चे की कंडीशन, उसका हीमोग्लोबिन वगैरह ठीक रहा है, आयरन स्टेटस ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर छोटे उम्र पे बच्चे को ट्रांसप्लांट किया जाता है 10 साल के नीचे, तो लगभग 80% 90% उसके सक्सेस की चांस हैं। और अगर उसका हीमोग्लोबिन ठीक नहीं रहा, या ज़्यादा उम्र पे हम कर रहे हैं, या आयरन स्टेटस ठीक नहीं है, चिलेशन ठीक नहीं हुआ है, आयरन निकालने की दवाइयाँ ठीक से नहीं दी गई हैं, तो सक्सेस धीरे धीरे कम हो जाता है। तो 14 से 16 उम्र पे हो सकता है ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन इनका ये देखना होगा कि इनका बच्चे का आयरन स्टेटस क्या है। ये अगर ट्रांसप्लांट के लिए इनके मन में विचार है तो इनको आकर के ज़्यादा और समय न उसमें लगाएं, तुरंत आकर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट या ऐसी जगहों पर जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है
वहाँ आके संपर्क करें। डॉक्टर चंद्रा, हमारे दर्शकों ने जो प्रश्न पूछे थे उसमें 2 बातें हम चाहेंगे उस पर भी आप टिप्पणी करें, क्योंकि वो बात चर्चा में ज़रा छूट गई है। पहली बात, जो एक दर्शक ने पूछा था कि उनका बेटा 23 वर्ष का है, तो उसके उन्होंने सेक्सुअल लाइफ के बारे में पूछा था, एक सवाल। और दूसरा सवाल जो हमारे एक दर्शक ने ईमेल के माध्यम से पूछा था कि ये महंगा क्यों है, इंद्रजीत सिंह ने पूछा था। बोन मैरो ट्रांसप्लांट और महंगा जी जी क्यों तो पहले इस सवाल का ही जवाब देता हूँ। बोन मैरो ट्रांसप्लांट महंगा क्यों होता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें कुछ दवाइयाँ देनी होती हैं कि जो बोन मैरो इनकी है पेशेंट की, उसको नष्ट किया जाए, ताकि जो हम नई बोन मैरो सेल्स डाल रहे हैं वो वहाँ पे जा कर के घर बसाएं और उसमें वहाँ पे उनसे ब्लड प्रोडक्शन शुरू हो। तो वो दवाइयाँ देना और वो उस बच्चे को जिस माहौल में रखना है, इस सब के लिए जो है उसमें कॉस्ट आती है। और चूँकि जब हम बोन मैरो नष्ट कर देते हैं तो न कि सिर्फ रेड सेल, इसकी वाइट सेल्स भी और प्लेटलेट्स ये भी नष्ट हो जाती हैं। तो ये हमें तब तक, जब तक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो हमने स्टेम सेल दी हैं वो ट्रांसप्लांट होकर खुद प्लेटलेट्स नहीं बनाने लगते या वाइट सेल्स नहीं बनाने लगते, तब तक ये हमें बाहर से इनको रेड ब्लड और प्लेटलेट्स ये सपोर्ट देते रहना पड़ता है। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना होता है। और कभी कभी जो इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग देने होते हैं। कभी कभी वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट होता है। और लगभग 1.5-2 साल तक इनको एक इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ देनी होती हैं, तो वो दवाइयों की भी अपनी कॉस्ट होती है। कुल मिलाकर के 10 लाख और 15 लाख के बीच में अगर कोई 8-10 साल का बच्चा है, उससे कम 10 साल से कम सरकारी अस्पतालों में खर्च आएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ही एक अभी सरकारी अस्पताल है जहाँ पे होता है, और वहाँ पे लगभग यही प्राइवेट भी होता होगा देश में। प्राइवेट में भी कई जगह होता है, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर अरोड़ा, खर्च तो बहुत ज़्यादा है जैसे डॉक्टर चंद्रा बता रहे हैं, तो क्या कुछ सपोर्ट्स के लिए किया जा सकता है? सपोर्ट के लिए जहाँ तक हमारे उसमें एक प्रोविज़न तो है। प्रोविज़न ये है कि पीएम फंड से उसको 3 लाख रुपए का एक अनुदान मिल सकता है। कुछ स्टेट्स में सीएम फंड से भी मिल सकता है। सोसाइटी तरफ से हम कोशिश करते हैं, जितना हम फंड अरेंज करते हैं वो भी हेल्प करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि एम्स तो एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो तो चार्ज करते हैं। तो सरकार को चाहिए कि जो सरकारी अस्पताल है, जैसे हमारा लोकनायक हॉस्पिटल है, लेडी हार्डिंग कलावती हॉस्पिटल है, या और जितने पीजीआई चंडीगढ़ है, पीजीआई लखनऊ है, अगर ये सरकारी अस्पताल में सुविधा हो जाए तो कॉस्ट ऑलमोस्ट नील के बराबर या बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। बजाय अनुदान देने के, ये जो आप शुरू में गाइडलाइंस की बात कर रहे थे डॉक्टर अरोड़ा, क्या गाइडलाइंस में ये भी कुछ बात है कि दवाइयों को और सस्ता किया जाए या ऐसा कुछ? उस गाइडलाइंस तो ये है कि उनको ट्रीटमेंट सब जगह फ्री मिलना चाहिए। ठीक है डॉक्टर चंद्रा, आपकी बात अधूरी रहेगी जी। उसमें ये जो हम कॉस्ट की ही बात कर रहे हैं, अगर हम ये देखें, मान लीजिए 15 लाख भी है, और आज जो बच्चा पैदा होता है थैलेसीमिया का, जिस तरह हमारी थैलेसीमिया की मैनेजमेंट चल रही है, हम ये माने कि वो बच्चा 50-60 साल तक उसको हम ब्लड और उसका दवाइयाँ दे करके ट्रीटमेंट करेंगे। और हमने पहले ही चर्चा की कि उस पर 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए प्रति वर्ष हम खर्च करते हैं। तो ये खर्चा तो करोड़ों में आ गया। उसकी जगह हम सिर्फ 10-15 लाख रुपए खर्च करके उसको ट्रांसप्लांट दे करके बीमारी से बिल्कुल मुक्त कर रहे हैं। तो इस लिहाज से इसको उस नज़रिए से देखना बहुत ज़रूरी है जी। दूसरा एक प्रश्न था जो सेक्सुअल लाइफ पर, उसके लिए हम शुरू से हम ये कह रहे हैं कि जब हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया, और वो आयरन जो है शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है, उसमें पिट्यूटरी की बात आई, जिससे वो जो कि सेक्सुअल जो ग्रोथ है वो पिट्यूटरी अगर इफेक्ट हो जाती है तो वो ऑर्गन्स भी इफेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जब ये बच्चा 8-10 साल का होता है, उस वक्त उसकी प्यूबर्टल ग्रोथ कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बच्चे में डेवलप होने चाहिए वो हो रहे हैं या नहीं, उसको वहीं से देखना ज़रूरी होता है। हमारे ट्रीटमेंट से अभी थैलेसीमिक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शादी की है और उनके बच्चे भी हैं, दोनों इस लड़कियां भी और लड़कों ने भी शादी करके उनके बच्चे भी हैं। लेकिन ये 10-12 साल की उम्र से ही इसको देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या डेवलपमेंट, सेक्सुअल डेवलपमेंट ठीक हो रहा है। और जो कॉलर ने सवाल किया था 23 वर्ष उन्होंने कहा था उम्र है, तो अगर ट्रांसप्लांट कराया जाए तो उससे तो कोई प्रभाव नहीं होगा? ट्रांसप्लांट करने के बाद उनकी जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है उस पर फ़र्क पड़ता है। और हाँ, अगर इस वक्त उनके शुक्राणु नॉर्मल हैं तो उसको लेकर के प्रिजर्व किया जा सकता है, उसके बाद में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जाए जी। तो उसके लिए इनका ये जानना ज़रूरी है कि उसकी इस वक्त स्टेटस क्या है जी। टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 622 में हमने आपसे सवाल पूछा था कि इनमें से कौन सा हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का लक्षण नहीं होता। 4 ऑप्शंस हमने आपको दिए थे। सही जवाब ऑप्शन सी
अधिक पसीना आना, लू लगने यानी हीट स्ट्रोक का लक्षण नहीं होता। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये आपको बताएंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि थैलेसीमिया के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, थैलेसीमिया की जांच सिर्फ अनीमिया होने पर ही करवानी चाहिए। ऑप्शन बी, थैलेसीमिया की जांच सभी को करवानी चाहिए। या फिर ऑप्शन सी, थैलेसीमिया की जांच शादी से पूर्व या गर्भधारण से पूर्व अवश्य करवानी चाहिए। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 622 के लकी विनर, यह बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर रेनू से, जिनके सामने हमने रखी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे हमें मिली हैं। डॉक्टर रेनू सक्सेना, इन करेक्ट एंट्रीज में से एक लकी विनर का नाम आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। तो लकी विनर का नाम है सर्वेश्वर प्रधान, ये हैं उड़ीसा से। तो बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर सर्वेश्वर प्रधान, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। इनको बधाई के साथ अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का वो सिलसिला जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कार्यक्रम में हमने जो भी बातें की हैं एक बार फिर से हम उन्हें याद कर लें, समझ लें। डॉक्टर संगीता, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला सवाल आपको, और वो ये कि दंपति में से अगर एक कोई माइनर हो तो क्या पूरे परिवार को स्क्रीन करने की, उनको थैलेसीमिया स्टेटस जानने की ज़रूरत होगी? बिल्कुल, ये बहुत यूजली क्या होता है, अगर दंपति में से सिर्फ एक जना थैलेसीमिया माइनर होता है और दूसरा नॉर्मल होता है तो बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि अब हमारे बच्चे को तो मेजर नहीं हो सकता। पर जिस भी कपल में से जिस भी मेंबर का ट्रेट आया है या माइनर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पूरी फैमिली, उनके ब्रदर सिस्टर्स, एक्सटेंडेड फैमिली में कज़न्स जो भी यंग एज के हैं और जिनको अभी आगे शादी करनी है या बच्चे पैदा करने, वो ज़रूर अपना टेस्ट कराएं और उनमें से जो भी पॉजिटिव होंगे वो अपने पार्टनर को टेस्ट कराएं। तो फैमिली स्क्रीनिंग, अगर हम इसको शॉर्ट में कहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती कि आप दोनों में से एक को माइनर है, किसी को होना नहीं। प्लीज़ फैमिली स्क्रीनिंग पर भी अपना ध्यान दें। डॉक्टर जगदीश चंद्रा, जैसे ही थैलेसीमिया मेजर बच्चे का इलाज शुरू होता है, उम्र के साथ साथ किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आती हैं, या तो हमने ब्लड कम दिया या उसका आयरन निकालने की दवा कम दी। अगर हम इन चीज़ों को ठीक रखते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस जनरली कम आती हैं और उनकी ग्रोथ कभी कभी जो है वो अफेक्ट हो जाती है। जिसकी ओर ध्यान दें अगर, और उसके लिए खाना ठीक खाए और इन दोनों चीज़ों को, ब्लड को ठीक रखें और आयरन निकालने की दवा समय से दें तो ग्रोथ भी ठीक रहेगी। डॉक्टर रेनू, रक्त की मांग और आपूर्ति, ब्लड की जो डिमांड है और सप्लाई है, उसको लेकर अगर हम ब्लड बैंक्स की स्थिति समझें तो कैसी है? ये ख़ास तौर से थैलेसीमिया के लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बार बार ब्लड देना पड़ता है। तो अगर आप आमतौर पे ब्लड बैंक में देखेंगे तो उसका खून का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत सारे मर्ज़ों के लिए होता है। तो थैलेसीमिया के लिए सिर्फ ब्लड रख पाना एक हॉस्पिटल में नॉर्मल डोनेशन से पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसके लिए बहुत सारे ब्लड बैंक्स डोनेशन कैंप्स करते हैं। डोनेशन कैंप्स में वॉलंटरी ब्लड डोनेशन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, उसको लाके फिर भी कुछ केटर कर पाते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, लोगों को आगे आना चाहिए टू वॉलंटियर के हमारा ब्लड डोनेट करें वो जी। तो इसमें कोई उनको घबराने की बात नहीं है क्योंकि जितना ब्लड वो डोनेट करते हैं वो 3 महीने में फिर से बन जाता है। पर मरीजों का इसमें बहुत फायदा होगा, स्पेशली थैलेसेमिक पेशेंट्स का। जी डॉक्टर अरोड़ा, अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को एनीमिया डिटेक्ट होता है तो सबसे अच्छा विकल्प है कि उसको तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दीजिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलती हमने अक्सर देखते हैं, खास तौर से बड़े शहरों की बजाय जो छोटे शहर है वहाँ पर कोई भी बच्चे को एनीमिया होता है, वहाँ के डॉक्टर्स उसको बहुत जल्दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे देते हैं। तो मेरा उनसे ये अनुरोध है कि अगर एनीमिया है भी सही और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता भी है तो कम से कम एक सैंपल जो है वो थैलेसीमिया की जांच के लिए अवश्य रख लेना चाहिए।
खास तौर से छोटे बच्चों, जो 2-3 साल से छोटे बच्चे हैं, उनमें थैलेसीमिया का स्क्रीनिंग का सैंपल रखना बहुत जरूरी है। ये थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है, क्योंकि एक बार ब्लड चढ़ाने के बाद दोबारा वो रिपोर्ट कभी नहीं आ सकती। ठीक, अब हम चाहेंगे आप सबके जवाब और संक्षिप्त हो जाएं, क्योंकि अभी कुछ सवाल बाकी हैं। डॉक्टर संगीता, थैलेसीमिया की जांच किसी भी महिला को क्या तब करवानी चाहिए जब वो मां बनना चाहती हो? जी हाँ, ये माँ बनने की जो प्लानिंग होती है उससे पहले ही अगर माँ थैलेसीमिया की जांच करा ले तो बड़ा अच्छा रहेगा। बेस्ट होगा शादी से पहले ही करा ले, अगर इतने ओपन हैं सोसाइटी में, और अगर पार्टनर की टेस्टिंग भी हो जाए तो आगे कोई ज़रूरत ही नहीं, अगर पार्टनर कैरियर नहीं, और अगर पार्टनर कैरियर है तो भी। किंतु अगर कोई अपना टाइम मिस कर देता है तो कम से कम प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, और मैं तो ये कहती हूँ अगर उस टाइम भी आपने मिस कर दिया है तो कम से कम हर औरत के लिए आज मदर्स डे पे ये मैसेज है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वेट ना करें, जैसे कि नॉर्मल होता है कि 3 महीने बाद ही डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अपना पीरियड मिस करते ही, प्रेगनेंसी होते ही प्लीज़ अपनी जांचें कराएं, और उसमें एक जांच थैलेसीमिया के लिए ज़रूर हो, क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। डॉक्टर जगदीश चंद्रा, क्या थैलेसीमिया स्टेटस की जांच बचपन में भी की जा सकती है? बचपन में भी की जा सकती है, क्योंकि ब्लड में ये रूटीन टेस्ट में आ जाता है, और उसके बाद में कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट है उस समय किया जा सकता है। डॉक्टर रेनू, क्या थैलेसीमिया की जांच सिर्फ और सिर्फ ब्लड टेस्ट से ही की जाती है? हाँ, थैलेसीमिया की जांच सिर्फ ब्लड टेस्ट से की जाती है, और जैसे कि अभी डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने बताया, बचपन में भी आप टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन जैसे कि डॉक्टर संगीता ने बताया, इसका रेलेवेंस सबसे ज़्यादा तभी आता है जब वो मदर बनने वाली होती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर एक बच्चा थैलेसीमिया से ग्रस्त है तो दूसरे बच्चे के लिए जांच कब करवाएं? जैसे ही पता लगता है कि एक बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है, तो मेरे हिसाब से उसी वक्त पूरी फैमिली की थैलेसीमिया की जांच हो जानी चाहिए। पेरेंट्स की तो जब हो ही जाएगी, और अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी है, जैसे कि डॉक्टर संगीता ने बताया कि उनको CVS का टेस्ट होना चाहिए 8-10 हफ्ते में, और बाकी पूरी फैमिली की जांच तभी करानी चाहिए। डॉक्टर संगीता, ये पता चलने पर, गर्भावस्था के दौरान ये पता चलने पर कि महिला थैलेसीमिया कैरियर, ट्रेट, माइनर या मेजर है, माफ़ कीजिए मेजर तो नहीं होगी, माइनर है, तो क्या होगा उसके बाद? देखिए, जैसे ही हमें पता चलता है कि महिला थैलेसीमिया माइनर है, हम सबसे पहले पार्टनर टेस्टिंग करवाते हैं कि अगर पार्टनर भी कैरियर है, हस्बैंड भी कैरियर है, तो उन दोनों को आगे CVS की ज़रूरत है। यहाँ मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो CVS का टेस्ट है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, उसके कुछ ही सेंटर्स हैं, जैसे कि हम लोकनायक में तो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, एम्स में भी हैं, और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में अवेलेबल है। तो पेशेंट के लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि वो कहाँ पहुँचे, जल्दी से जल्दी पहुँचे और कहाँ पहुँचे, और इसलिए पार्टनर टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। तभी मैंने कहा वेट नहीं करनी चाहिए कि अभी हमने अगर कह दिया 10 से 12 हफ्ते में, तो 10 हफ्ते पे आए, पहले आए, जिससे कि हम मदर और फादर के प्रिलिमिनरी टेस्ट करा के रखें, उसके बिना हम CVS नहीं कर पाएंगे। जी डॉक्टर चंद्रा, अगर कोई बच्चा थैलेसीमिया माइनर है तो क्या वो माइनर से ट्रेट से इंटरमीडिया, और अगर इंटरमीडिया है तो क्या मेजर में बदल सकता है? नहीं, माइनर और ट्रेट एक्चुअली एक ही चीज़ होती है। ये जेनेटिक्स के लैंग्वेज में हम लोग उसको ट्रेट कहते हैं या हेटेरोजाइगस कहते हैं, और जो क्लिनिकल ये देखें कि सिम्टम आ रहे हैं या नहीं, उसके हिसाब से हम उसको माइनर कहते हैं। वो कभी मेजर या इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। डॉक्टर रेनू, हीमोग्लोबिन के कितने लेवल पर व्यक्ति को एनीमिक माना जाएगा? इंडिया में अगर फीमेल है तो 12 ग्राम से कम को एनीमिक बोलेंगे, और मेल है तो 13 ग्राम से कम को हम बोलेंगे। प्रेगनेंसी में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, प्रेग्नेंट लेडी में हम अब चाहेंगे हम एक राउंड जल्दी से और कर लें, तो उसके लिए डॉक्टर अरोड़ा से शुरू करते हैं। डॉक्टर अरोड़ा, बहुत सारी बातें हमने जान ली है, मैसेज के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक थैलेसीमिया मेजर का आज की डेट में इलाज पूरा संभव है, तो अगर फैमिली और पूरा केयर करे और उस प्लस गवर्नमेंट की सपोर्ट मिले, तो उन बच्चों को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जिया जा सकता है और पूरी लाइफ अपना एक नॉर्मल जी सकते हैं। ठीक। डॉक्टर रेनू, सुरक्षित रक्त कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, खास तौर पर जो थैलेसीमिया से ग्रस्त हैं उनके लिए? ये ब्लड बैंक्स में पूरी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि जो रक्त है उसका प्रॉपर टाइपिंग हो जाए, प्रॉपर सारे जो ट्रांसफ्यूजन से इन्फेक्शंस पास होते हैं वो सबका पूरा टेस्ट हो जाए, तो ये करके सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए। डॉक्टर चंद्रा, क्या कहना चाहेंगी कि थैलेसीमिया मेजर अगर बच्चा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए क्या करें?
क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए उसको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और रेगुलर आयरन चिलेशन, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जी। और नियमित उसकी जांच होती रहे। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो वो उसको ठीक से देखा जाए और तुरंत इलाज हो। एक साधारण सामान्य जनता के लिए इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अपने आप आगे आएँ, उसके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। हमने बात की ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बहुत ज़रूरत होती है और जनता को अपने आप उसके लिए आगे आना चाहिए। डॉक्टर संगीता, क्या थैलेसीमिया की जानकारी सिर्फ उन महिलाओं के लिए आवश्यक है जो मां बनना चाहती हैं या सभी महिलाओं के लिए? सभी महिलाएं जो भी मां बनना चाहती हैं। ठीक है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। तो ज़रूरी है कि थैलेसीमिया मेजर रोग से अगर बच्चा ग्रस्त है तो सही इलाज करवाया जाए। इलाज के विकल्प हैं जिससे वो बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि थैलेसीमिया रोग से बचाव किया जा सकता है तो एक छोटा सा टेस्ट करवा लें और ये जान लें कि आपका थैलेसीमिया स्टेटस क्या है। माँ को अगर अपना थैलेसीमिया स्टेटस मालूम है तो बच्चा भी सुरक्षित है। और फिर मुनव्वर राना की बात पर हम आज की बात ख़त्म करेंगे। वो ये कहते हैं, अभी ज़िंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।